नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ भूपेंद्र कुलदीप जी की रचना का पार्ट 3। उसने शेखर को फोन लगाया। हेलो शेखर। ओ हेलो अनुज। इतनी रात गई, फोन कैसे किया? अरे यार, एक काम रमा को बताना था, परंतु उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारी उससे कोई बात हुई क्या? नहीं तो मेरी तो कोई बात नहीं हुई, पर इतनी हड़बड़ी क्या है? कल बता देना। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, कल बता दूंगा। वो क्या है कि मुझे याद रहता नहीं है, इसीलिए सोचा अभी याद आया है तो अभी बता दूं। नहीं यार, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, शेखर बोला। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, गुड नाइट। अब वो परेशान होने लगा। सोचा चलो बस स्टैंड चलकर देखता हूँ। वो तेजी से बस स्टैंड की ओर गया। वहां भी सब सुनसान पड़ा था। उसने प्रत्येक बेंच में चेक किया, पर रमा वहां नहीं थी। उसने पूछताछ में जाकर बात की, पर वहां भी बताया गया कि आखिरी बस तो 8:30 को जा चुकी है और दूर वाली सभी बसें 12 बजे रात को निकलेंगी। उसको समझ में आया कि वो तो घर से ही 9 बजे निकली है, तो बस से तो कहीं गई नहीं होगी। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक मधु का फोन आया। हेलो अनुज भैया। हाँ हेलो मधु, क्या बात है? बस ये पूछने के लिए फोन लगाई हूँ कि आप अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे? रात के 12 बज रहे हैं। कुछ नहीं मधु, वो सुबह रमा को पैर में चोट लग गई थी ना, तो उसको देखने उसके घर गया था, पर वहां जाकर पता चला कि वो तो 9 बजे से ही कहीं जाने के लिए निकल गई है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया? गई होगी कहीं, आप घर आ जाइए। नहीं मधु, जब तक मुझे ये ना पता चल जाए कि वो सुरक्षित है और स्वस्थ है, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब तो उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। आप क्यों उसकी चिंता कर रहे हैं भैया, जब वो आपके जीवन में नहीं आना चाहती? इससे क्या फर्क पड़ता है मधु? मैं तो उसे चाहता हूँ। आपको समझाना तो असंभव है भैया। आप मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने ही उसे जाने के लिए कहा है। ये क्या कह रही हो मधु? तुमने उसे जाने को कहा? हाँ भैया, वो संभवतः आपको रेलवे स्टेशन में मिल जाएगी, क्योंकि 12 बजे रात को उसकी ट्रेन है। ओह थैंक यू मधु। एक बात याद रखना मधु, कि दुनिया में दो ही लोग हैं जिन्हें मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, एक तुम और दूसरी रमा। ठीक है, फोन रखता हूँ और रेलवे स्टेशन जाता हूँ। ठीक भैया। अनुज ने फोन रखा और गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा दी। वहां भी लगभग सुनसान ही था। उसने गाड़ी पार्किंग में लगाकर उसे देखना चालू किया। सामने तो वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर अचानक उसने देखा कि पटरी के उस पार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अंधेरे में सिर्फ एक लड़की बैग लेकर बैठी है। 12 बजने में 10 मिनट ही थे और ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती थी। अनुज एकदम तेजी से सीढ़ियों पर दौड़ते हुए भागा और उस पार गया। तभी ट्रेन आते हुए दिखाई दी और वो तेजी से भागा और पास पहुंचते ही जोर से चिल्लाया, ओ मिस रमा। रमा चौंक कर पलटी। वो अनुज को अचानक वहां देखकर हैरान थी। ट्रेन आकर रुक गई थी। रमा उठकर ट्रेन की ओर जाने लगी। कहाँ जा रही है आप रमा जी? अनुज ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया? छोड़ो, मैं बोल रही हूँ ना, छोड़ो। वो जोर जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो ना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। देखिए मैडम, आप इस तरह बार बार मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मतलब आपको याद दिलाना पड़ेगा क्या कि आपने महाविद्यालय में काम करने के लिए बांड भरा है? आपको जाना है ना तो जाओ, पर याद रखना आपके पूरे परिवार को मैं कोर्ट घसीटूंगा, आपको, आपके माता पिता, सबको। यह कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। तभी ट्रेन चलने लगी। जाओ, मैंने तो आपका हाथ छोड़ दिया है, जाओ ना, अनुज चिल्लाया। रमा बैठ गई और रोने लगी। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा अनुज? रमा रोते हुए बोली। तुमने मुझे धोखा दिया, और क्या, धोखेबाज हो तुम। और तुम क्या हो? तुम धोखेबाज नहीं हो, रमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। मैं धोखेबाज? मैंने कब धोखा दिया तुमको? हाँ रमा, मैंने कब धोखा दिया तुमको? अनुज नाराज हुआ। मुझसे प्यार की नौटंकी कर रहे थे तुम, क्यों मेरा इंतजार नहीं किए? 3 दिन के अंदर ही
दूसरी लड़की पसंद करके शादी क्यों कर लिए? रमा चिल्लाई। तुम्हें किसने बताया कि मेरी शादी हो गई? अनुज एकदम शॉक्ड था। हाँ, ये सही है कि मेरी माँ अपने किसी सहेली की बेटी के साथ जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाहती थी, परंतु मैंने खूब लड़ाई झगड़ा करके उनको स्पष्ट मना कर दिया था। अब हैरान होने की बारी रमा की थी, पर उसके मम्मी के बात उसको अच्छे से याद थी। धोखेबाज सिर्फ तुम हो रमा, मैं नहीं। अनुज बोला। हाँ, मैं ही धोखेबाज हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो रमा, मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रही हो। पता नहीं क्यों, पर मैं जानकर रहूंगा। अनुज उदास होते हुए बोला। तुम क्यों नहीं समझते अनुज, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है। मेरे लिए सोचना बंद कर दो और तुम भी चैन से जियो और मुझे भी चैन से जीने दो। नहीं मैडम, चैन से तो अब मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। वो बांड वाली बात भूलना नहीं। मैं अब भी उसके लिए सीरियस हूँ। चुपचाप वापस चलो घर। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, रमा बोली। चलो यहाँ से, कहकर अनुज ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, परंतु रमा अपना हाथ बचाने पीछे की ओर सरकी और अचानक लड़खड़ा कर गिर गई। रमा, रमा, अनुज जोर से चिल्लाया। रमा तब तक बेहोश हो गई थी। अनुज एकदम डर गया। रमा, रमा, होश में आओ रमा, रमा, रमा। वो अब भी बेहोश थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसने 2-3 कुलियों को आवाज लगाई तो वो तुरंत आ गई। भैया लोग, थोड़ी मदद करिए और इनको रेलवे के मेडिकल रूम तक लेकर चलिए, अनुज ने कहा। सब लोगों ने उठाकर उसे मेडिकल रूम तक पहुंचाया। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर ने रमा को चेक किया और बताया कि कमजोरी और थकान की वजह से ये बेहोश हो गई है। ग्लूकोज ड्रिप लगा देने से ये होश में आ जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप घर पर चल अलग ट्रिप लगा देते तो मुझे ज़्यादा सहूलियत होती। कहाँ पर है घर आप? यहाँ से बहुत पास ही है डॉक्टर साहब, प्लीज मैं आपको वापस छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए। फिर सब लोगों ने रमा को उठाकर अनुज की गाड़ी में पहुंचाया और अनुज उसे स्वर्ण भूमि सोसाइटी ले गया। अनुज ने बैग के साइड में ही पहले देखा तो उसे वही फ्लैट की चाबी मिल गई। उसने उसे ले जाकर बेड पर लिटाया और डॉक्टर को चेकअप करने दिया। डॉक्टर ने चेकअप करके ड्रिप चढ़ा दी और अपने पास से ही कुछ दवाइयाँ दे दी। अनुज ने उनकी फीस अदा की, फिर वो चले गए। अनुज किचन में जाकर पानी गर्म करके लाया और नेपकिन हाथ में लेकर उसके चेहरे को साफ किया। चेहरा साफ करते वक्त वर्षों बाद उसने रमा के चेहरे को गौर से देखा। वो बहुत मासूम और सुंदर दिखाई दे रही थी, परंतु कमजोरी एकदम साफ झलक रही थी। वो धीरे से नीचे झुका और उसके माथे को चूम लिया। समय 2 पल के लिए ठहर गया। वो एकटक उसके चेहरे को देखता रहा, पर देखते ही देखते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे के आसपास रमा की बेहोशी टूटी। धीरे से उसकी आंख खुली। ऊपर उसे अपने घर का फैन दिखा। वो थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। तभी उसे अपने हाथ को पकड़े होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि अनुज उसका एक हाथ अपने चेहरे से लगाकर स्टूल में बैठा बैठा ही सोया हुआ है और उसका दूसरा हाथ रमा के ऊपर रखा है। ये देखते ही रमा की आंखें भर आई। ये रमा के लिए बहुत इमोशनल पल था। उसकी आंखें झलझला गई। वो इस पल से वंचित नहीं होना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप आंखें बंद करके वैसे ही पड़ी रही। ये बहुत अद्भुत और अनमोल पल था उसके लिए। उससे रहा ही नहीं जा रहा था। वो अनुज को छूने के लिए अधीर हो रही थी। उसने ट्रिप लगे हाथ से अनुज के हाथ को छुआ। इस स्पर्श से अनुज की नींद टूट गई। रमा फिर से सोने का अभिनय करने लगी। अनुज जाग गया था। उसने देखा कि रमा की सांसें अब सामान्य चल रही हैं। वो फिर से झुका और रमा के माथे को चूम लिया। रमा एकदम से सिहर गई। उसकी आंखों में आंसू अब भर चुका था। अनुज जैसे ही बाथरूम की ओर गया, आंसू आंखों के कोने से बह निकले। अनुज फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया।
रमा अब जोर जोर से सुपकने लगी। अनुज उसको कितना चाहता है और वो है कि उसे कुछ बता भी नहीं पा रही है। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। तभी बाथरूम का गेट खुलने की आवाज आई। रमा जल्दी से अपने आंसू पोंछी। ओह, तो मैडम आपको होश आ गया। मुझे क्या हो गया था और मैं यहाँ कैसे आई? रमा ने पूछा। लगता है आप मुझसे डर गई हैं मैडम। शायद खाना पीना छोड़ दिया है आपने, इसीलिए बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश हो गई थी? रमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ जी, अब बेहोश हो गई थी। बड़ी मेहनत कराई रात भर, अब भी डरकर खाना नहीं खाना है। हिम्मत है मुझ में फाइट करने की। देखिए सर, आपने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। परंतु अब मैं पूरे तरीके से सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। कौन सी दवाई है बताइए, मुझे खाना है। उनसे ऐसा कहकर दवाई उठी और खा ली। पर ये मत समझिए कि मैं झुकने वाली हूँ। और ये बात विशेष रूप से याद रखिए कि ना तो मुझे किसी से कभी प्यार था, ना है और ना होगा। इसीलिए प्लीज मुझे इन सब के लिए क्षमा करें। अनुज तो चाहता ही था कि वो खाना और दवाई खाए, इसीलिए बोला ठीक है खाओ और लड़ो मेरे साथ। मैं भी देखता हूँ कितनी हिम्मत है आप में। मेरी हिम्मत को चैलेंज करने की आवश्यकता नहीं है सर, मैं बहुत हिम्मती हूँ। और एक बात आपको बता दूँ, अब मैं आपके सारे ताने सहकर भी आपके कॉलेज में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ 1 साल। फिर ना तो आप मुझे रोक पाएंगे और ना आपका कॉलेज। ये सुनकर अनुज गुस्से से टॉवेल को बेड पर फेंका और पलटकर मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गया। तभी गेट पर मधु आते दिखी। अरे मधु, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि रमा कहाँ है। मैं सही वक्त पर पहुँच पाया। 10 मिनट और लेट होता तो ट्रेन निकल जाती। अनुज बोला। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अनुज आगे बढ़कर मधु को गले से लगा लिया। भैया, क्या मैं जाकर रमा से मिल लूं? बिल्कुल मिल लो और उसको कुछ खिला भी देना। वो दिन भर कुछ खाई नहीं है। ओहो, आप तो उसकी चिंता कर रहे हो। चिंता? माय फुट, वो तो मेरी चिंता कर नहीं रही है, तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं? अनुज बोला और निकल गया। रमा चुपचाप लेटी थी कि मधु बेडरूम अंदर आती हुई दिखाई दी। अरे मधु, आओ प्लीज। वो उठने की कोशिश करने लगी। लेटी रहो, मैं स्टूल में बैठ जाऊंगी, कहकर वो स्टूल में बैठ गई। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। वो कुछ बना कर लाई और देते हुए बोली। मुझे माफ कर दो रमा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है मधु। मेरी ओर से तुम अपना दिल साफ रखना। तुम तो अपने भाई की खुशी ही चाहती थी ना? रमा बोली। हाँ, पर मैं तुम्हारी भी खुशी चाहती थी रमा। मैं खुश हूँ मधु, अपने जीवन से, हालातों से मैं एकदम खुश हूँ। हाँ, बस तुम्हारे भाई के जीवन में वापस नहीं आऊंगी। क्यों रमा, क्यों? मैं जानती हूँ कि चाहे तुम जितना भी मना करो, मेरे भाई को तुम बहुत चाहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है मधु। मैं बस जल्दी से अपना 1 साल खत्म करके यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता रमा कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। वो उधर हार नहीं मानते, तुम इधर हार नहीं मानती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो जाती मधु। वो शादी नहीं करेगा रमा। करने ही होते तो 2 साल में कर चुका होता। अच्छा, ये बताओ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम किसी बात की प्रतीक्षा कर रही हो? मैं किस बात की प्रतीक्षा करूंगी मधु? मेरे लिए तो तब भी हालात वैसे ही थे जैसे आज है। बल्कि तुम अपने भाई को समझाओ कि मेरे पीछे लगे रहने से मेरा मन बदलने वाला नहीं है। अपने लिए कोई अच्छी जीवन साथी तलाश कर ले और बढ़िया खुशहाल जिंदगी जिए। भैया को समझाना अब मुश्किल है रमा। बस ये है कि मैं चाहती हूँ उनके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आए और कम से कम तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करे। मधु बोली। चलो उम्मीद करते हैं। रमा बोली। ठीक है रमा, मैं जाती हूँ, कहकर मधु वहां से निकल गई। इधर अनुज ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो अनुज। फोन पर उसकी माँ मिसेज अनीता थी। हेलो। हाँ बताइए, क्या बात है? अनुज बोला। देखो अनुज, मैं देख रही हूँ कि तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश लगातार कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहती हूँ। तुम सुन रहे हो कि नहीं? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो फिर जवाब क्यों नहीं देते?
मैं तुमको बार बार समझा रही हूँ कि मेरी सहेली की बेटी आभा तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, पर तुम ध्यान ही नहीं देते। उसे शादी कर लो, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। मेरी समस्या की आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। वो लोग भी अच्छे धनी हैं, तुम्हें बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा करके बोल रही हूँ। मैंने कहा ना, मेरी समस्याओं की आप चिंता मत करिए। मैं आपकी आवश्यकताओं की पूरी करते रहूंगा, उसमें आपको कमी नहीं होने दूंगा। दूसरों को बीच में रखकर मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि आपको कितने पैसों की आवश्यकता है, मैं ट्रांसफर कर दूंगा। मैं जानता हूँ कि आपका फोन सिर्फ उसी लिए आता है। ठीक है, मेरे अकाउंट में 2 लाख डलवा दो। मुझे एक पार्टी में जाना है, वहाँ रमी खेलने के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। उसका मूड खराब हो गया था। वो 2 लाख तुरंत उसके अकाउंट में ट्रांसफर कराया और सब काम छोड़ सिर पकड़कर बैठ गया था। तभी मधु अंदर आई। आओ मधु, बैठो, उसने उदास लहजे से कहा। क्या हुआ भैया, आप उदास क्यों दिख रहे हैं? बस तुम्हारी मम्मी का फोन आया था पैसे के लिए। मधु पूछी। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे मालूम है वो आपको फोन तभी करती है जब उनको पैसों की जरूरत होती है। पर भैया, आप उनकी बुरी आदतों को शेयर क्यों देते हैं? आपको तो मालूम है ना, वो ये पैसे जुए में उड़ा देंगी। इसीलिए देता हूँ मधु, क्योंकि एक तो उन्होंने मेरे पिता का साथ दिया था और दूसरा कि वो तुम्हारी माँ है। तुम बताओ कि रमा की तबीयत ठीक है कि नहीं? क्या तुम सीधे वहीं से आ रही हो? हाँ भैया, मैं वहीं से आ रही हूँ। उसकी तबीयत भी ठीक है। तो आज वो कॉलेज आने वाली है कि नहीं? पता नहीं, शायद आ जाए। अच्छा ठीक है, कहकर वो अपना काम करने लगा। इधर मधु की माँ मिसेज अनीता को पैसे मिल गए थे तो वो खुश थी, पर ये सोच रही थी कि अचानक अनुज ने कॉलेज में पैसे लगाने के बारे में कैसे सोचा। आखिर कौन सी बात, कॉलेज ही क्यों, आखिर उसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, पर अचानक कॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट कुछ समझ नहीं आया। लगता है किसी को भेजकर पता करना पड़ेगा। मेरे इरादों के विरुद्ध तो कुछ कर नहीं रहा है अनुज। मधु को पूछूंगी, पर वो तो बताने से रही। वो तो अनुज के ही पीछे पागल है। अचानक उसे दिमाग में एक बात कौन थी, कहीं रमा तो वहाँ काम नहीं करती? वहाँ ये संभव है, हो सकता है वो उसी के लिए वहाँ गया हो। पर रमा को तो मैंने पहले से ही चेतावनी दी थी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। क्या करूं, क्या करूं? किसको भेजूं जो पता भी करे और स्थितियों को संभालने की भी कोशिश करे? हाँ, सुनीता का बेटा गगन इस काम के लिए ठीक रहेगा। उसको कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव तो आसानी से वहाँ नौकरी मिल जाएगी और मेरा काम भी कर पाएगा। वही ठीक है, विश्वास पात्र और बुद्धिमान भी है। इतने में वो किटी पार्टी में पहुंच गई। उसने पूछते ही सुनीता से बात की। हेलो सुनीता, क्या हाल है तुम्हारे? ओह हेलो अनीता, सब बढ़िया, तुम बस यार, आजकल तो मैं अकेले हूँ। घर पर मेरा बेटा और बेटी नज़दीक के ही एक शहर में शिफ्ट हो गए हैं। कैसे, मतलब कुछ काम से? हाँ यार, वहाँ एक महाविद्यालय में अनुज ने इन्वेस्टमेंट किया है और उसी के सिलसिले में वो दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तू बता, तेरा बेटा गगन आजकल क्या कर रहा है? यही एक कॉलेज में पढ़ाता है यार, सुनीता बोली। तो तू उसको वहां क्यों नहीं भेज देती? कॉलेज भी अपना और तनख्वाह भी ज्यादा। तू बुला ना उसको, मैं अभी बता देती हूँ। अच्छा, मैं उसको फोन करती हूँ। मिस सुनीता ने फोन करके गगन को बुला लिया। नमस्ते आंटी, गगन ने आते ही कहा। नमस्ते बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? बस आंटी, यही एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी गगन, उधर थोड़ा अकेले में चलो। गगन को थोड़ा अजीब लगा। आओ ना गगन। जी आंटी। हाँ बताइए। वो नजदीक आकर बोला। देखो गगन, अनुज ने अभी यही नजदीक के शहर में एक कॉलेज में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी वो वहाँ का चेयरमैन है, मतलब वही कॉलेज संभाल रहा है। तुम वहाँ जाओ और अप्लाई करो। कॉलेज भी हमारा है और तुमको वेतन भी ज्यादा मिलेगा, परंतु मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो क्या आंटी? आज से 2 साल पहले अनुज के जीवन में एक लड़की आई थी, रमा। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, यहाँ तक कि उनकी शादी भी तय हो गई थी। परंतु जिस दिन शादी तय करके मेरे पति घर आ रहे थे, उसी दिन कार एक्सीडेंट में
उनका देहांत हो गया। इस बात से मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा और मैंने रमा को अनुज के जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाने को कहा। उसने बात मान ली और दूर चली गई। मैंने अनुज की शादी अपनी सहेली की बेटी आभा से करने की कोशिश की, परंतु उसने मना कर दिया। वो 2 साल तक अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस देख रहा था, पर अचानक कैसे कॉलेज में पैसा लगाया है मुझे समझ नहीं आया। अब मुझे लगता है वो वहाँ रमा के पीछे ही गया है। तुम जाकर पता करना कि रमा नाम की कोई लड़की वहाँ काम करती है क्या। उन दोनों मतलब अनुज और रमा के बीच क्या चल रहा है, और हो सके तो उन दोनों के बीच दीवार बनना, क्योंकि मैं नहीं चाहती दोनों की शादी हो। क्यों आंटी? क्योंकि उसके साथ मेरा दुर्भाग्य आया था और मैं नहीं चाहती वो मेरा और दुर्भाग्य बढ़ाए। अच्छा ठीक है आंटी, पर वो मुझे रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे? मैं उसके दोस्त शेखर को फोन कर देती हूँ। तुम बस अपना रेशम और सामान लेकर चले जाओ। ठीक है आंटी, मैं कल ही चला जाऊंगा। दूसरे दिन गगन कॉलेज पहुंच गया और सीधे ऑफिस में गया। शेखर अपने केबिन में था। मैं आई कम इन सर? गगन ने पूछा। कम इन, प्लीज सिट। बताइए सर, मेरा नाम गगन है। ओ अच्छा, आंटी ने किया था, दिखाइए अपना बायोडाटा। गगन ने अपना बायोडाटा आगे बढ़ा दिया। ओ गुड, आपने तो पहले भी काम किया है कॉलेज में। ठीक है, आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बोल देता हूँ। ठीक है सर, मैं बाहर रुकता हूँ। ठीक है। गगन बाहर निकलकर काउंटर पर गया और सभी के बारे में पूछताछ करने लगा। हेलो मैम। हेलो, आपको किसके बारे में जानना है? चेयरमैन सर का नाम क्या है मैडम? अनुज कुमार, अभी आते ही होंगे। और रमा मैडम करके काम करती है क्या यहाँ? हाँ करती है ना, वाटनी विभाग में है। बुलाऊं उनको? नहीं नहीं मैडम, बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जाकर मिल लूंगा। तभी उसका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया और वो उसे लेकर चला गया। जब वो बाटनी विभाग पहुंचा तो देखा 2 लड़कियां बैठकर आपस में बात कर रही हैं। एक तो बहुत आकर्षक और खूबसूरत नजर आ रही थी। वो उसे देखते ही रह गया। ये रमा थी। नजदीक जाकर उसने दोनों को नमस्ते किया। बैठिए, आप कौन है? माला बोली। जी मेरा नाम गगन है, मैंने हिंदी विभाग में ज्वाइन किया है। बढ़िया, आपका स्वागत है। माला बोली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम माला है सर। और इन मैडम का नाम? मेरा नाम रमा है सर। मुझे सर मत बोलिए, हम उम्र हैं। आप लोग मुझे गगन कह सकते हैं। अच्छा गगन, कहाँ के रहने वाले हो? माला ने पूछा। यही नजदीक के शहर का हूँ माला, वहीं से पढ़ा हूँ और बस जॉब के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। तुम कहाँ की हो रमा? मैं भी पास के ही शहर की हूँ, बस मैं भी नौकरी के लिए यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो रहती कहाँ हो? मेरा मतलब है मुझे भी वहीं आसपास घर किराए पर मिल जाता तो अच्छा होता। मैं तो स्वर्ण भूमि सोसाइटी में रहती हूँ। तुमको वहाँ पता करना हो तो वहाँ के चेयरमैन से बात कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उनका नंबर दे दो, मैं बात कर लूँगा। यह कहकर गगन वहाँ से बाहर निकला और मिसेज अनीता को फोन किया। आंटी नमस्ते। हाँ गगन बोलो, आपके सुपुत्र महोदय तो पक्का उसी लड़की के लिए यहाँ आए हैं। कौन? रमा के लिए? हाँ आंटी, वो यही बाटनी विभाग में काम करती है और शहर में अकेले फ्लैट लेकर रहती है। तो फिर तुम भी उसके घर के आसपास ही घर ले लो और नजर रखो उस पर। संभव हो तो उससे दोस्ती करो और अलग करो उन दोनों को। ये लड़का तो पागल है उस लड़की के पीछे, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खिलाती है। लाखों रुपया लगाकर कॉलेज का चेयरमैन बन गया है। ठीक है, तुम मुझे बताते रहना, कहकर मिसेस अनीता ने फोन रख दिया। और अनुज तो वाकई में रमा के लिए पागल था। रमा को परेशान करके उसको पता नहीं क्यों संतुष्टि होती थी, परंतु रमा की बेहोशी वाली घटना के बाद से उसका मन थोड़ा सकारात्मक हुआ था। पर अभी भी वो चाहता था कि रमा उसके जीवन में किसी तरह वापस आ जाए। वह घर में सोफे पर बैठकर उसी के विषय में सोच रहा था। आज वो रमा को देख नहीं पाया था तो थोड़ा ज्यादा बेचैन था। क्या हुआ भैया, आप थोड़ा ज्यादा बेचैन नजर आ रहे हैं,
मधु ने अनुज को बेचैन देखकर पूछा। कुछ नहीं मधु, बस ऐसे ही, अनुज बोला। मैं समझ रही हूँ भैया, कल से आप रमा को देखे नहीं हो ना, इसीलिए परेशान हो रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है मधु, मुझे लगता है भैया आप उसके लिए कुछ ज्यादा ही रूड हो गए हो। क्यों, तुमको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। जैसा मुझे उचित लगता है वैसा मैं करता हूँ, पर ये उचित नहीं है भैया। अगर उसकी कोई मजबूरी होगी तो उस बात का आपको सम्मान करना चाहिए। उसे किस बात की मजबूरी मधु? उसके माता पिता तो वैसे भी शादी के लिए तैयार थे, और यदि कोई मजबूरी है फिर तो मुझे बताने में क्या हर्ज है। होगी कोई मजबूरी जिसको वो आपको भी नहीं बता पा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बार बार धोखेबाज कहते रहे। ये सरासर गलत है भैया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उससे अच्छा व्यवहार करिए, हो सकता है इससे प्रभावित होकर वो वापस आपके जीवन में आ जाए, या फिर भरोसा हो जाने पर वो अपनी मजबूरी आपको बता सके। कुछ तो आप ऐसा करिए कि वो आप पर भरोसा कर सके और अपनी मजबूरी आपको बता सके। शायद तुम ठीक कहती हो मधु, मैं व्यर्थ ही अपना गुस्सा उस पर निकाल रहा था। मैंने कभी उसके पक्ष में होकर तो सोचा ही नहीं। उसकी यदि कोई मजबूरी होगी तो मेरे इस तरह के व्यवहार से उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। आप एकदम सही कह रहे हो भैया, आप उससे दोस्ताना व्यवहार क्यों नहीं रखते? शायद इससे वो अपने मन की बात आपको बता दे। ठीक है, मैं कल से इस बात का ध्यान रखूंगा और प्रतीक्षा करूंगा कि वो मुझसे अपने मन की बात कह सके। चलो मैं जाकर आराम करता हूँ, तुम भी आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट भैया। यह कहकर दोनों अपने रूम में चले गए। बेड पर जाकर भी अनुज इधर उधर पलटने लगा। उसके मन को कौन समझाए। रमा को एक बार देख लेने की उत्कंठा में उसका सिर धीरे धीरे भारी होने लगा, और यह कब माइग्रेन में बदल गया उसको पता ही नहीं चला। वो एक प्रकार की पीड़ा से व्यथित होने लगा। सुबह जब मधु उठी तो देखा अनुज तो अभी भी सो रहा है, तो वो उसके बेडरूम में चली गई। जाकर उसने आवाज दी, अनुज भैया उठिए, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मधु जाकर उसके नजदीक बैठ गई और उसके हाथों को टच किया। हाथ एकदम गर्म था। फिर उसने अनुज के माथे को टच किया, वो भी एकदम गर्म था। वो चिंतित हो गई। उसको मालूम था कि अपनी बेचैनी की वजह से अनुज अपनी तबीयत खराब कर रहा था, इसीलिए डॉक्टर को फोन करने से पहले उसने रमा को फोन लगाया। हेलो रमा। ओ हेलो मधु, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ रमा। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? उस दिन के बाद से असल में तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाई थी ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैं तो एकदम ठीक हूँ मधु, बताओ कैसे फोन किया? भैया की तबीयत ठीक नहीं है रमा। ओह, क्या हुआ उसको? बुखार है रमा, वो भी काफी तेज। मधु बोली। तो डॉक्टर को फोन किया कि नहीं? नहीं, पहले मैंने तुमको फोन किया है। क्यों, डॉक्टर को क्यों नहीं किया? उनको ही पहले फोन करना चाहिए था ना मधु, तुम भी ना। नहीं रमा, डॉक्टर से ज्यादा तुम जरूरी हो। मैं जानती हूँ कि उसका बुखार शारीरिक वजह से नहीं है, उसका बुखार मानसिक वजह से है, और उसका कारण हो तुम। तुमको वो 2 दिन से देखे नहीं थे तो एकदम बेचैन हो रहे थे। मुझे तो रात को ही अंदाजा हो गया था कि ये जब तक तुमको देखेंगे नहीं इनको चैन नहीं मिलेगा। ये तो पागलपन है मधु, तुम तो समझ सकती हो ना। तुम समझाती क्यों नहीं उसको? रमा बोली। समझाती हूँ रमा, और कल भी समझाने की कोशिश की थी, परंतु वो हद तक तुमको प्यार करते हैं। मैं क्या करूं बताओ? मधु बोली। ये सुनकर रमा की आंखें भर आई। वो 2 मिनट के लिए एकदम चुप हो गई। देखो रमा, तुम्हारी क्या मजबूरी है मैं नहीं जानती, पर मैं अपने भैया के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज यहाँ आ जाओ। वो तुमको देख लेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, और नहीं आ सकती तो अभी बता दो। नहीं नहीं मधु, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाती हूँ। वो भर्राए गले से बोली। तुम डॉक्टर साहब को फोन कर दो। मधु ने फोन काटा और डॉक्टर साहब को फोन कर दिया। रमा घर से निकली
और ऑटो लेकर अनुज के घर की ओर चल पड़ी। रमा जब अनुज के घर पहुंची तो मधु वहां हॉल में ही मिल गई। ओह रमा, प्लीज कम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स की कोई बात नहीं है मधु। अभी अनुज की तबीयत कैसी है? जाओ ना, तुम खुद ही देख लो वो कैसी है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। इस तरह मैं उनको कैसे संभालूंगी? अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ, रमा बोली। तुम ही जाओ, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आती हूँ। ठीक है कहकर रमा बेडरूम में चली गई। जब वह बेडरूम में गई तो अनुज पलटकर सोया था। रमा जाकर उसके नजदीक बैठ गई। वो चुप ही बैठी थी। उसे लगा कि अनुज शायद नींद में है, पर जैसे ही अनुज को एहसास हुआ कि कोई बैठा है, वो पलटा और अचानक रमा को देखकर तेजी से उठकर उससे लिपट गया। उसकी आंखें झलझला गई और वो फपक कर रोने लगा। रमा एकदम स्तंभ थी। वो भूत की तरह बैठी रह गई। उसे एहसास हुआ कि अनुज का बदन एकदम जल रहा था और इस जलन का एहसास उसके बदन में भी होने लगा। वो बाहों में उसको समेट लेना चाहती थी कि तभी मधु डॉक्टर साहब को लेकर अंदर आई। अनुज एकदम से अलग हुआ और सुबकते हुए पलट कर लेट गया। भैया, डॉक्टर साहब आ गए हैं। ओह नमस्ते डॉक्टर साहब। अनुज आँख पोंछते हुए पलटकर बोला। नमस्ते नमस्ते। क्या हो गया भाई आपको? कुछ नहीं सर, हल्का सा बुखार आ गया है, शायद मौसम की वजह से है। मधु और रमा पास ही खड़े थे। हाँ हो सकता है मौसम की वजह से हो। कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपको? डॉक्टर साहब ने पूछा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फिर भी एक ब्लड टेस्ट लिख देता हूँ। टेक्नीशियन सैंपल आकर ले जाएगा और आपको एक इंजेक्शन लगा देता हूँ ताकि आपका बुखार उतर जाए। बुखार ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। बाकी 3 दिन की दवाई लिख देता हूँ, आप ले लीजिएगा। ठीक है सर। मधु सर को छोड़कर आओ। अच्छा भैया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाय करके डॉक्टर साहब मधु के साथ बाहर चले गए। अनुज फिर रमा से मुंह फेर कर लेट गया। इधर मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? रमा स्टूल पर बैठते हुए पूछी। अनुज चुप था। वो अब भी उस ओर पलटकर सोया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। ये क्या पागलपन है अनुज? मेरी आस छोड़ क्यों नहीं देते तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बुखार कोई मौसम मौसम की वजह से नहीं है, वो मेरी वजह से है। भगवान के लिए ऐसा मत करो। खुद भी चैन से जियो और मुझे भी चैन से जीने दो। बड़बड़ाते हुए वो उठी और अनुज के बगल में रख के गर्म पानी का कपड़ा निचोड़ कर बोली। पलटो इधर, पलटो ना, कहकर उसने हाथ से जोर लगाकर अनुज को पलटा दिया। उसने देखा कि वो सुबक रहा था। वो आगे बोली। क्यों रो रहे हो तुम? मालूम नहीं है तुमको कि मैं कितनी निष्ठुर हूँ? वो कपड़ा उसके माथे पर रखे। तुम जितना भी रो, मेरा दिल पिघलने वाला नहीं है। समझ आया तुमको? अपनी तबीयत खराब करने का कोई मतलब नहीं है। वो कपड़ा फिर से निचोड़ी और फिर रखी। तुम परेशान किया करो, मुझे उसी में तुमको खुशी मिलती है ना, और तुम स्वस्थ भी रहते हो। वो अब भी बड़बड़ा रही थी और अनुज चुप था। 2 दिन से मुझे परेशान नहीं किए तो अपनी तबीयत खराब कर लिए। क्या हुआ रमा, कुछ बोल रही हो क्या? मधु अंदर आते हुए बोली। कुछ नहीं मधु, मोहद्दे को समझा रही हूँ कि खुद भी खुश रहे और मुझे भी खुश रहने दे। और क्या, मेरी वजह से कम अपनी तबीयत तो खराब ना करे। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ खाने का बनाकर लाती हूँ। रमा को किचन में जाते ही अनुज मधु को चिल्लाने लगा। क्यों बुला लिया तुमने उसको मधु? देखा आकर कितना चिल्ला रही है मुझ पर। क्यों नहीं बुलाती भैया? अभी अपने को देखो, उसके आते ही कैसे जान आ गई है। अनुज झेप गया। ऐसी कोई बात नहीं है मधु, वो तो डॉक्टर साहब के इंजेक्शन की वजह से ठीक लग रहा है। अनुज बोला। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं भैया, मुझे सब पता है। पर जब वो इस घर में नहीं आना चाहती तो छोड़ दो उसको अपने हाल पर। उसकी खुशी के लिए खुश रहो। जीवन साथी नहीं तो कम से कम दोस्त तो बन ही सकते हो। जब उसका मन पलटे तो शादी कर लेना। मधु बोली। तुम ठीक कहती हो मधु। चलो मैं वचन देता हूँ कि अब से उससे मैं अच्छा व्यवहार करूँगा, उसको खुश रहने दूंगा और कभी उस पर अपना गुस्सा नहीं उतारूंगा। अभी तो वो तुम पर गुस्सा है भैया, उसको कैसे शांत करोगे? मधु बोली। वो बहुत सुलझी हुई लड़की है मधु, मैं शांति से बात करूंगा तो वो
खुद ब खुद शांत हो जाएगी। चुप रहो, अब वो आ रही है। अनुज अब उठकर बैठ गया था। ओह महाशय उठ गए, अच्छी बात है। मैंने इनके लिए थोड़ा सा हलवा और काढ़ा बनाया है, इससे इनको आराम मिलेगा। रमा प्लेट बढ़ाते हुए बोली। अनुज प्लेट उठाया, फटाफट हलवा खाया और काढ़ा पीने लगा। अरे रमा ने हलवा बनाया तो झट से खा गई, और कल मैं मर मर के तुम्हारे लिए खाना बनाई थी तो सूंघे तक नहीं। देखो रमा, बहन से तो इनको कोई मतलब ही नहीं है, दिमाग में सिर्फ रमा भरा हुआ है। तुम आई तो ये स्वस्थ हो गई, क्या करूं अब मैं बताऊं। मधु बोली। देखो अनुज, ये ठीक बात नहीं है, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं रोज रोज यहाँ नहीं आ सकती। रमा बोली। तो परमानेंट रुक जाओ ना रमा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। अनुज नजर झुकाकर बोला। मैं जा रही हूँ मधु, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं, कहकर वो उठने लगी। रमा एक मिनट बैठो ना प्लीज। अनुज ने रमा का हाथ पकड़ लिया। प्लीज, अनुज फिर बोला। रमा बैठ गई। देखो रमा, ये सच है कि मैं तुम्हारे बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु आज तुमको मैं वचन देता हूँ कि अब से तुमसे मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, तुमको परेशान भी नहीं करूंगा और खुद को भी स्वस्थ रखने की कोशिश करूंगा। रमा पीछे पलटी। अरे वाह, तुम तो शरीफ हो गई, इसे मैं सच मानूं या झूठ। रमा बोली। 100% सच। बस एक बात की परमिशन चाहता हूँ रमा, कि तुमको दिन में एक बार देख सकूं। छोड़ो मेरा हाथ, तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं, कहकर रमा नाराज होते हुए उठकर जाने लगी। थैंक यू रमा। मधु बीच में ही बोली। मेरे एक बार बोलने पर ही तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ मधु, इन महाशय के लिए नहीं आई हूँ। रमा अनुज की ओर देखते हुए बोली। ठीक है, सुनाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कौन चिंता करता है यहाँ। तुम लोग आपस में ही एक दूसरे की चिंता किया करो। अनुज मुंह फुलाकर बैठ गया। मधु रमा के गले लग गई। मैं चलती हूँ मधु, अब तो ये पागल ठीक है, परेशान मत होना, और कोई भी बात होगी तो मुझे बता देना। रमा हंसते हुए बोली। अनुज ने आंखें तिरछी करके रमा को देखा। रमा उसको देखकर मुस्कुराई और निकल गई। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। धन्यवाद।